एपिसोड 1 में आपने देखा मेरे डेस्क पार्टनर ने मेरी तरफ एक ब्रेन बूस्टर मिंट की गोली बढ़ाई। मैंने मुड़कर उसे सीधे कैंटीन के एग्जाम क्रैकर सूप में मिला दिया ताकि पूरे स्कूल के 4000 स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में मेरे डेस्क पार्टनर को एक लक सकिंग भी क्लास में आया। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। वो तेजी से मेरी डेस्क के पास आया और उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका। चेन यान, इस बार साइंस में तुझे ये क्या बकवास मार्क्स मिले हैं? मैंने चुपके से अपनी जांघ पर इतनी जोर से चिकोटी काटी कि मेरी आंखों से सचमुच आंसू छलक आए। गुओ शाओ, मेरा तो पूरा पेपर ही चौपट हो गया। एग्जाम के टाइम पर मुझे इतना तेज बुखार था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने ओएमआर शीट में सारे ऑप्शंस ही ऊपर नीचे गलत मार्क कर दिए। इतना कहकर मैंने अपना सिर अपनी बाहों में छुपा लिया और कंधे उचका उचका कर फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, हाँ यार, इस बार तो चैन यान सच में डूब गया। 800 से भी पीछे रैंक आई है इसकी, बिल्कुल तेरे जितनी ही। ये सुनते ही गुओ यानजी एकदम सन्न रह गया। उधर मैंने अपना चेहरा आस्तीन में छुपा रखा था ताकि मेरी हंसी बाहर ना आ जाए। भले ही मैंने गुओ यानजी की वो जादुई गोली नहीं खाई थी जिससे उसका सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाया, लेकिन उसे शक न हो कि उसकी चाल फेल हो गई है। इसलिए मैंने खुद जानबूझकर अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर गलत मार्क किए थे। बड़े क्वेश्चंस भी आधे से ज्यादा खाली छोड़ दिए ताकि मेरी रैंक जबरदस्ती 800 के पार पहुंच जाए। और हमारा ये अमीर ज्यादा गुओ यानजी तो पैदाइशी ढब्बू था, उसकी अपनी असली औकात ही 800 रैंक के बाहर की थी। अब हम दोनों के मार्क्स बराबर आ चुके थे। इस मास्टर स्ट्रोक से उसके किस्मत चुराने वाले सिस्टम के फेल होने का राज पूरी तरह से छुप गया। गुओ यानजी ने थोड़े अजीब और कड़े हाथों से मेरे कंधे को थपथपाया। चल छोड़, अब रोना बंद कर। बीमारी में पेपर खराब हो गया तो क्या हुआ? बोर्ड एग्जाम से पहले अपनी तबीयत ठीक कर ले, फिर देखना तू सीधा छक्का मारेगा। मैंने चैन की सांस ली। चलो, ये बकरा आखिरकार जाल में फंस ही गया। मैंने अपनी आस्तीन से नकली आंसू पोंछने का नाटक किया और गुओ यानजी की आंखों में छिपी उस गहरी नफरत को अनदेखा कर दिया। गुओ यानजी, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा खुद का पेपर अच्छा नहीं हुआ, फिर भी तुम मुझे हौसला दे रहे हो। गुओ यानजी का चेहरा अजीब सा बन गया। उसने बस एक ठंडी सी हूं भरी और वहां से कल्टी मार ली। बोर्ड एग्जाम्स के आखिरी 15 दिनों में अपने उस चोरी करने वाले सिस्टम को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए वो रोज नए नए बहाने बनाकर मेरे लिए खाने पीने की चीजें लाने लगा। कभी कोई इंपोर्टेड हाई प्रोटीन बार होता तो कभी विदेश से मंगवाया हुआ ओमेगा 3 फिश ऑयल। मैं उन सबको घर ले जाकर कूट पीस कर उनका बारीक पाउडर बना लेता था। हमारे लैंटिंग हाई स्कूल में बच्चों का लक अच्छा करने के लिए कैंटीन वाले रोज दोपहर को मुफ्त में एक स्पेशल सूप बांटते थे जिसका नाम था एग्जाम पासिंग सूप। मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कैंटीन के किचन में पार्ट टाइम काम करता था और ये काम मेरे लिए बिल्कुल सोने पर सुहागा साबित हुआ। जब मैं भागकर किचन में पहुंचा तो वहां की आंटियां बड़े बड़े बर्तनों के आसपास खड़ी होकर काम में बिजी थी और सूप से गरम गरम भाप निकल रही थी। ली आंटी, आप थोड़ी देर आराम कर लो, आज इन सूप के बर्तनों की जिम्मेदारी मैं संभाल लेता हूँ। मैंने फुर्ती से बड़ा सा चमचा अपने हाथ में लिया और उस गरम भाप के पीछे छुपकर अपनी आस्तीन में छिपा पैकेट हाथ में ले लिया। इस पैकेट में पिछले आधे महीने की मेहनत थी, गुओ यानजी की दी हुई गोलियों और प्रोटीन बार का वो मिक्स पाउडर। मैंने चमचे को सूप के बड़े बर्तन में गोल गोल घुमाया और हाथ की सफाई दिखाते हुए उस पाउडर को खोलते हुए सूप में पलट दिया। वो पाउडर गरम सूप में जाते ही पलक झपकते ही ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। एक बुलबुला तक नहीं उठा। अपना लंच लेकर जब मैं बाहर आया तो रास्ते में मुझे गुओ यानजी और कियान हूं मिल गए। गुओ शाओ, आज कैंटीन का ये स्पेशल सूप बहुत टेस्टी बना है, आप भी एक कटोरी पीकर अपना लक चमका लो। गुओ यानजी ने घिन से अपनी नाक सिकोड़ ली और सूप की लाइन में लगे स्टूडेंट्स को देखकर तंज कसा। ये जानवरों के खाने जैसा फ्री का उबला पानी तुम जैसे गरीबों को ही मुबारक हो। उसने अपनी घड़ी देखी और कियान हूं के साथ स्कूल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया जहां उसके घर के पर्सनल शेफ की बनाई जापानी डिशेज उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ कैंटीन के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अपने अच्छे लक के लिए उस सूप की कटोरी खाली करने में लगा हुआ था। उस दोपहर किचन के वे चारों बड़े बर्तन पूरी तरह से साफ हो चुके थे। चमचा चलाते चलाते भले ही मेरी कलाई में दर्द होने लगा था, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर खुशी से नाच रहा था। अगले दिन आखिरकार बोर्ड एग्जाम्स का बिगुल बज गया। मैं अपना ट्रांसपेरेंट एग्जाम पैड लेकर हॉल में गया और पूरे फोकस के साथ अपनी 12 साल की मेहनत को उस आंसर शीट पर उतारने लगा। हालांकि मुझे अच्छे से पता था कि आगे क्या गजब का खेल होने वाला है, लेकिन ये एग्जाम मेरे उस पुराने सेल्फ के लिए एक ट्रिब्यूट था जिसने रातों की नींद खराब करके पढ़ाई की थी। जैसे ही आखिरी इंग्लिश के पेपर की बेल बजी, मैं स्कूल के गेट से बाहर आया। डूबते हुए सूरज को देखते हुए मैंने एक राहत की लंबी सांस ली। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर जोर से धक्का मारा। वो गुओ यानजी था। क्यों बे गरीब टॉपर, कैसा हुआ पेपर? कोई छोटा मोटा कॉलेज मिल जाएगा या सीधा मजदूरी पर लगेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर सब ठीक रहा तो शायद इस बार पूरे स्टेट में टॉप कर जाऊंगा। वो और उसके पीछे खड़ा कियान हूं दोनों मिलकर इस कदर पागलों की तरह ठहाके मारकर हंसने लगे कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगे। पूरे स्टेट का टॉपर? चल भाई, फिर तो मैं रिजल्ट वाले दिन तेरे स्वागत में बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगवाने खुद आऊंगा। गो यानची हंसते हंसते इतना लोटपोट हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद वो अपनी आलीशान रोल्स रॉयस कार में बैठकर हवा की तरह वहां से रफू चक्कर हो गया। मैं वहीं खड़ा खड़ा बस थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि बेटा, बस रिजल्ट वाले दिन का इंतजार कर। उम्मीद है कि तब तेरा कमजोर दिल पूरे स्कूल से मिलने वाले इस तगड़े सरप्राइज को झेल पाएगा। बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद गो यानची ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार भी मैसेज नहीं किया। खैर, ये तो होना ही था।
उसे तो पहले से ही विदेश की टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफर मिल चुका था। वो तो बस अपनी सनक और उस घटिया सिस्टम को टेस्ट करने के लिए मुझ जैसे गरीब स्टूडेंट के साथ इतने दिनों से टाइम पास कर रहा था, ताकि अपनी अजीब सी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। मैंने भी टाइम वेस्ट नहीं किया और शहर के एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट के कैशियर की पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली, ताकि कॉलेज की पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा जेब खर्च जमा कर सकूं, और साथ ही उस बड़े धमाके के होने का शांति से इंतजार करने लगा। रिजल्ट आने के जो 2-3 दिन होते हैं, उस दौरान इंटरनेट पर हमारे स्टेट के बोर्ड रिजल्ट को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। सोशल मीडिया और सारे बड़े फोरम्स पर बस यही चर्चा थी कि इस बार रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा लोचा हुआ है। बाकी सारे स्टेट्स के रिजल्ट्स फटाफट आ रहे थे, हर जगह टॉपर बच्चों की खबरें छापी जा रही थीं, लेकिन बस हमारे स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पिछले 2 दिनों से साइट अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लटका हुआ था। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लगातार यही मुद्दा छाया हुआ था और लोग आपस में भिड़े हुए थे। मैं काउंटर के पास आराम से टेक लगाकर बैठा हुआ था और कूल होकर फोन स्क्रॉल करते हुए इन सब कमेंट्स को पढ़ रहा था। साथ ही मैंने फ्रिज में कोका कोला की बोतलें ठीक से लगा दी। सब कुछ बिल्कुल मेरी प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था। उम्मीद के मुताबिक करीब आधे महीने बाद एक सुबह मेरे पास लोकल पुलिस स्टेशन से एक इंस्पेक्टर का फोन आया। उन्होंने मुझसे तुरंत हमारे स्कूल के मेन ऑडिटोरियम पहुंचने को कहा। उन्होंने बताया कि इस बार के रिजल्ट्स को लेकर कुछ बेहद अजीब और सीरियस सिचुएशन खड़ी हो गई है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स का वहां पहुंचना जरूरी है। मैंने फटाफट अपनी एक सिंपल सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी और टैक्सी पकड़कर टाइम पर स्कूल पहुंच गया। स्कूल का पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। हमारे स्कूल के और बाहर से एग्जाम देने आए दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप्स में बैठे हुए थे। पूरा हॉल किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा था, जहां हर तरफ बस खुसफुस और टेंशन का माहौल था। मैं अपनी क्लास वाले एरिया में जाकर बैठ गया। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सीट से 3 रो पीछे गो यानजी और कियान हू बैठे हुए थे। गो यानजी आज एकदम कस्टमाइज्ड महंगे सूट बूट में आया था, बाल बिल्कुल सेट थे और वो पैरों पर पैर चढ़ाकर अपना लेटेस्ट मॉडल का आईफोन चला रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे दुनिया में क्या चल रहा है उससे उसे कोई लेना देना ही नहीं है। तभी हमारी नजरें मिली और मैंने उसे देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी। गो यानजी ने एक ठंडी सांस ली, मुझे पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपनी नजरें घुमा ली। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि ऑडिटोरियम का बड़ा दरवाजा खुला और करीब 1 दर्जन पुलिस ऑफिसर्स पूरी कड़क वर्दी में स्टेज पर आकर खड़े हो गए। सभी स्टूडेंट्स कृपया शांति बनाए रखें। हम जानते हैं कि आप सब रिजल्ट्स को लेकर काफी दिनों से परेशान हैं, लेकिन इस बार का डेटा इतना ज्यादा अजीब है कि पुलिस को खुद इस पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेना पड़ा है। आज हम इस बड़ी स्क्रीन पर आप सबके रिजल्ट्स लाइव खोलकर दिखाएंगे। लाइव रिजल्ट देखना। ये सुनते ही पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। सब सोचने लगे कि भाई अगर पेपर खराब हुआ होगा तो सबके सामने सरेआम बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने नीचे हो रहे इस शोर शराबे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक बड़ी स्क्रीन ऑन हो गई और एक एक करके 20-20 स्टूडेंट्स का डेटा स्क्रीन पर आने लगा, उनका नाम, रोल नंबर और टोटल मार्क्स। ये नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा आंख बंद करके भी 600 से ऊपर नंबर लाता हूं, मेरे सिर्फ 250 नंबर कैसे आ सकते हैं। ये चिल्लाहट किसी बारूद के ढेर पर चिंगारी जैसी थी, जिसने पूरे हॉल में आग लगा दी। स्क्रीन हर 2 सेकंड में बदल रही थी और देखते ही देखते हजारों स्टूडेंट्स के होश उड़ गए, चाहे क्लास का सबसे बड़ा टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो या फिर वो बैक बेंचर जो कभी किताब को हाथ भी नहीं लगाता था। सबके टोटल मार्क्स के आगे बिल्कुल सेम नंबर लिखा हुआ था, 250। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट मार दिया हो। हजारों बच्चे वही फूट फूट कर रोने लगे और उनका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे ऑडिटोरियम की छत ही उड़ा देंगे। मैं अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था और मेरे चेहरे पर इस पूरे ड्रामे को देखने का एक सुकून था। 4000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक साथ क्रैश होकर 250 के इस मजाक वाले नंबर पर आकर अटक गया था। ये मेरी उस दिन की मेहनत का नतीजा था, जब मैंने पूरे स्कूल को जबरदस्ती उस सिस्टम का पाउडर सूप में मिलाकर पिला दिया था। मैंने बड़े आराम से पीछे मुड़कर देखा। अरे गुओ बाबू, ये क्या जादू हो गया, मेरे भी सिर्फ 250 नंबर आए हैं। गुओ यानजी का वो सारा रईसी का घमंड अब हवा हो चुका था। उसने आगे वाली कुर्सी को दोनों हाथों से इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरे का रंग उड़कर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और माथे से पसीने की बूंदें टपक कर नीचे गिर रही थीं। जैसे ही उसने महसूस किया कि मैं उसे देख रहा हूं, उसने झटके से मेरी तरफ घुमा। मैंने भी बिना डरे उसकी उस खूंखार नजरों का सामना किया। गुओ यानजी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसकी आंखों में जो पहले घमंड था वो अब एक खौफनाक डर और नफरत में बदल चुका था। उसके पैर एकदम कमजोर पड़ गए और वो किसी कटी हुई पतंग की तरह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर वापस गिर पड़ा। मैं ठंडे दिमाग से उसकी इस हालत का मजा ले रहा था। उसे लगता था कि उसका वो जादुई सिस्टम अजेय है और कोई उसे हरा नहीं सकता, लेकिन जब हजारों बच्चों का इतना भारी डेटा एक साथ उस सिस्टम के अंदर घुसा तो वो उस लोड को संभाल नहीं पाया। डेटा ओवरफ्लो होने की वजह से उस सिस्टम का पूरा लॉजिक ही क्रैश हो गया और वो पूरी तरह से ठप पड़ गया। स्क्रीन पर नाम लगातार आधे घंटे तक स्क्रॉल होते रहे, लेकिन पूरी लिस्ट में सिर्फ गो यानजी और मेरा नाम कहीं नहीं था। स्टेज से आवाज आई, इस बार के रिजल्ट में इतने बड़े पैमाने पर हुई इस गड़बड़ी को लेकर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। अब इस मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए हम कुछ स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए अलग कमरों में बुला रहे हैं। गो यानजी, कियान हू और चेन यान। जैसे ही इन तीनों नामों की अनाउंसमेंट हुई, पूरे ऑडिटोरियम में एकदम सन्नाटा पसर गया। मैं बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ और साइड वाले वीआईपी रूम की तरफ चल पड़ा। कॉरिडोर से गुजरते समय 2 पुलिस वाले गुओ यानजी को दोनों तरफ से पकड़कर ला रहे थे। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा, वो अचानक किसी पागल कुत्ते की तरह मेरी तरफ लपका और दबी हुई आवाज में गुर्राया, ये सब तूने किया है ना, साले नीच गरीब, तूने मेरे साथ गेम खेल दिया। मैंने थोड़ा साइड होकर उसकी थूक की बूंदों से खुद को बचाया और अपनी शर्ट से ऐसे धूल झाड़ी जैसे वहां कुछ था ही नहीं, और बिना कुछ बोले पुलिस वाले के साथ आगे बढ़ गया। मेरा ये इग्नोर करना उसे गाली देने से भी ज्यादा तड़पाने वाला था।
कमरे में जाते ही मैंने पुलिस से कहा, सर, मेरा बेंचमेट गो यान जी पिछले 6 महीनों से काफी अजीब हरकतें कर रहा था। एग्जाम से एक दिन पहले उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर साफ साफ कहा था कि मेरे जितने भी मार्क्स आएंगे वे सब उसके हो जाएंगे, और वो मुझे जबरदस्ती अजीब अजीब गोलियां खाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस ऑफिसर ने कहा, उसने जो कुछ भी कहा था तुम वो सब बिल्कुल वैसे का वैसा इस पेपर पर लिख दो। मैंने आगे बताया, वो कियान हू के सामने अक्सर शेखी बघारता था कि उसने कोई किस्मत चुराने वाला सिस्टम एक्टिवेट कर रखा है, और जो भी उसकी दी हुई चीजें खाएगा उसके सारे मार्क्स गो यानजी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सिस्टम शब्द सुनते ही उन दोनों सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के हाथ एक पल के लिए रुक गए, और फिर उन्होंने तुरंत अपनी फाइल्स में तेजी से नोट लिखना शुरू कर दिया। चेन यान, तुमने जो जानकारी दी है वो इस केस के लिए बहुत जरूरी है। तुम अभी बाहर जाकर वेट करो। मैं उनकी बात मानकर जैसे ही बाहर आया, अंदर के कमरे से गो यानजी के पागलों की तरह चिल्लाने की आवाज गूंज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं डोंग गजियांग के सुपरिवार का बेटा हूं। अगर मैंने अपने पापा को फोन कर दिया तो तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। गो यानजी, अपनी ये रईसी की धौंस कहीं और दिखाना। पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि पूरे स्कूल के 4000 बच्चों के मार्क्स 250 पर क्यों अटके हैं, और अकेले तुम्हारे कंप्यूटर के बैकएंड डेटा में 50 लाख नंबर कैसे शो हो रहे हैं? ये नंबर सुनते ही बाहर खड़े बाकी पुलिस वाले और वहां से गुजर रहे टीचर्स के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सुनते ही गो यान जी की आवाज बिल्कुल बंद हो गई, जैसे किसी ने मुर्गे का गला दबा दिया हो। उसे अपनी जिंदगी में ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने चीजें तो सिर्फ मुझे खिलाई थी, तो फिर इन 4000 बच्चों का डेटा उसके सिस्टम में ब्लास्ट कैसे कर गया? ठीक उसी समय कियान हूं कमरे से लगभग रेंगता हुआ बाहर भागा और सीधे पुलिस कमिश्नर के पैरों में गिरकर रोने चिल्लाने लगा, पुलिस अंकल, मैं सच सच सब बताने के लिए तैयार हूं। मैं खुद गवाही दूंगा। ये गो यान्ज़्रो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत है। इसके पास एक मॉन्स्टर सिस्टम है। ये हम सबको जबरदस्ती अपनी चीजें खिलाकर हमारे मार्क्स चोरी करता था। मैं कसम खाता हूं, उसने खुद मुझसे कहा था कि जो भी उसके इस पाउडर वाली चीज को खाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसके मार्क्स गो यान्ज़्रो को मिल जाएंगे। इसे कहते हैं वक्त बदलते ही पासा पलटना। जो कियान हूं कल तक उसके आगे पीछे दुम हिलाता था, आज अपने वही 250 नंबर वापस पाने के चक्कर में उसने गो यान्ज़्रो का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। बगल वाले कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर गो यान्ज़्रो के चीखने की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी, कियान हूं, तू नमक हराम निकला साले। चेन यान, तूने ही मेरी चीजें बदली थी। ये सब तेरी चाल है। हाँ, मैं मानता हूं कि वो सिस्टम मेरा था। मैंने ही दूसरों के मार्क्स चुराए थे। मैंने ही उस पाउडर से सबको कंट्रोल किया था और मैंने ही रिजल्ट्स बदले थे। जब मामला इस हद तक बढ़ गया और सुपरनैचुरल क्राइम की बात सामने आई तो सरकारी एजेंसियां सुपरफास्ट मोड में एक्टिव हो गईं। देश की टॉप हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी की टीम ने पूरी रात जाकर उस सिस्टम को, जो डेटा ओवरलोड की वजह से पहले ही हैंग हो चुका था, पूरी तरह से हैक करके डिकोड कर दिया। उस 50 लाख के भारी भरकम स्कोर में छिपे हर एक स्टूडेंट के मार्क्स के टुकड़ों को अलग किया गया और उन्हें वापस उनके असली हकदारों तक पहुंचाया गया। हर उस स्टूडेंट को जिसके मार्क्स चोरी हुए थे उसकी असली आंसर शीट और सही नंबर वापस मिल गए। चूंकि ये पूरा मामला आम जनता के लिए हजम करना मुश्किल था, इसलिए सरकार ने बाहर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने इंटरनेशनल हैकर्स के साथ मिलकर स्टेट के बोर्ड एग्जाम के सर्वर पर साइबर अटैक करवाया था। गुओ यान जी पर देश के अहम इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और सरकारी एग्जाम के सीक्रेट डेटा को चुराने जैसे कई संगीन जुर्म दर्ज किए गए। उसे एक लंबी जेल की सजा सुनाई गई और जिंदगी भर के लिए किसी भी सरकारी नौकरी या कॉलेज एग्जाम में बैठने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। उधर विदेश की उस टॉप यूनिवर्सिटी को जैसे ही इस स्कैम का पता चला, उन्होंने उसी रात उसका एडमिशन लेटर कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। जुलाई के महीने के एक दोपहर मैं अपनी दुकान के काउंटर के पीछे बैठा हुआ था। मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे थे जब मैंने अपना रोल नंबर और आईडी वेबसाइट पर एंटर की। स्क्रीन ने लोड होने में 3 सेकंड का समय लिया और फिर सामने बड़े बड़े अक्षरों में मेरा रिजल्ट फ्लैश हुआ। टोटल स्कोर 705 मार्क्स। मैं पूरे स्टेट में साइंस स्ट्रीम में सेकंड आया था। देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी इंपीरियल दिल्ली यूनिवर्सिटी के दरवाजे अब मेरे लिए पूरी तरह खुल चुके थे। स्क्रीन पर उन चमकदार लाल अक्षरों में लिखे अपने मार्क्स देखकर मेरी आंखें भर आईं और खुशी के आंसू सीधे मेरी हथेली पर जा गिरे। अपनी पिछली जिंदगी में सड़क पर दम तोड़ने का जो दर्द और तड़प मैंने झेली थी, इस जन्म में मैंने उसका एक एक पाई का हिसाब चुकता कर दिया था। अनाथालय की मैनेजर दादी ने मुझे वीडियो कॉल किया। उनका चेहरा खुशी के मारे चमक रहा था। शाम की खिली हुई धूप सीधे मेरी टेबल पर रखे इंपीरियल दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन लेटर पर पड़ रही थी, जहां सोने के पानी से लिखे वो अक्षर चमक रहे थे। अब मुझे पूरा यकीन था कि मुझ चेन यान की किस्मत का जो पहिया है उसे अब कोई भी अपनी मर्जी से कभी नहीं रोक पाएगा।